नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। खबर गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान आम लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने एक एक करके लोगों की बात ध्यान से सुनी और संबंधित अधिकारी को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण सरकार की प्राथमिकता है। कार्यक्रम में लोगों ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य और राजस्व से जुड़ी शिकायतें रखी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि किसी भी शिकायत को अनदेखा नहीं किया जाएगा और हर मामले में कार्रवाई की जाएगी। जनता दर्शन के लिए बता दें कि लोगों से सीधे मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी समस्याएं रखने का अवसर यहां मिलता हुआ नजर आया है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के सभी जिला अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस और प्रशासन को सख्ती से कानून का पालन करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी सरकारी परीक्षाओं की तैयारी पर भी चर्चा की और कहा कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और नकल मुक्त होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने और अपराध नियंत्रण पर तेजी से काम करने को कहा। साथ ही जनता की समस्याओं का समय पर समाधान करने के निर्देश भी दिए। सरकार का उद्देश्य प्रदेश में शांति, सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करना है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर को बड़ी सौगात दी है, जहां नगर निगम क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर लगभग 1055 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इसमें नौसर मनौली सड़क मार्ग का विकास, कूड़ा निस्तारण व्यवस्था को मजबूत करना और राप्ती इको पार्क का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही सड़क, पेयजल और जल निकासी से जुड़ी योजनाओं पर भी काम शुरू किया गया। कार्यक्रम में स्वच्छ स्कूल अभियान के पोस्टर और टूल किट भी जारी की गए, जिससे बच्चों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इन योजनाओं से शहर की बुनियादी सुविधाएं बेहतर होंगी और लोगों को स्वच्छ और सुविधाजनक वातावरण मिलेगा। इससे गोरखपुर के विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आज यहां पर गोरखपुर के प्रवेश यानी गोरखपुर महानगर के प्रवेश द्वार पर कचड़े को कंचन में बदलने का जो काम नगर निगम गोरखपुर ने किया है, मैं नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं कि वास्तव में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत भद्दा लगता था, बहुत बुरा लगता था जब भी आप लखनऊ से या वाराणसी की ओर से गोरखपुर की ओर प्रवेश करते थे तो सबसे पहला मुकाबला आपका कचड़े से होता था। लेकिन धीरे धीरे करके आज वह परिवर्तन होता गया। मुझे याद है आज से 30-35 वर्ष पहले आज जहां ट्रांसपोर्ट नगर बना है, पहले गोरखपुर का सारा कचरा वहीं डंप होता था। बहुत भद्दा लगता था। पहले नगर निगम ने उसका समाधान किया। आज वहां ट्रांसपोर्ट नगर है, बेहतरीन मार्केट है, गोरखपुर की मंडी है। उसके बाद एक कचड़ा आकर के एकला बंदे पे गिरना लग गया था। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। गोरखपुर ग्रामीण में एकला बंदे पर गोरखपुर इको पार्क के
उद्घाटन के साथ ही 1055 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में आज के इस समारोह में उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, गोरखपुर के हमारे लोकप्रिय सांसद, भाषण तो सुना ही होगा आप लोगों ने, आचरण भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रवि किशन जी, क्यों राही मिया? भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक श्री विपिन सिंह जी, मान्य विधायकगण श्री प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, महेंद्र पाल सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, श्रवण निषाद जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, श्रीमती सत्या पांडे जी, महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती चारू चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष जनार्दन तिवारी जी, महानगर के संयोजक राजेश गुप्ता जी, सभी हमारे पार्षदगण, इस वार्ड के पार्षद श्री राम भवन निषाद जी और उपस्थित नगर निगम के हमारे सभी अधिकारीगण और उपस्थित बहन और भाइयों, आज यहां पर गोरखपुर के प्रवेश यानी गोरखपुर महानगर के प्रवेश द्वार पर कचरे को कंचन में बदलने का जो काम नगर निगम गोरखपुर ने किया है, मैं नगर निगम के महापौर, पार्षद, नगर आयुक्त और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं कि वास्तव में कुछ करने की इच्छा शक्ति हो तो बहुत कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। बहुत भद्दा लगता था, बहुत बुरा लगता था जब भी आप लखनऊ से या वाराणसी की ओर से गोरखपुर की ओर प्रवेश करते थे तो सबसे पहला मुकाबला आपका कचरे से होता था। लेकिन धीरे धीरे करके आज वह परिवर्तन होता गया। मुझे याद है आज से 30-35 वर्ष पहले आज जहां ट्रांसपोर्ट नगर बना है, पहले गोरखपुर का सारा कचरा वहीं डंप होता था। बहुत भद्दा लगता था। पहले नगर निगम ने उसका समाधान किया, आज वहां ट्रांसपोर्ट नगर है, बेहतरीन मार्केट है, गोरखपुर की मंडी है। उसके बाद एक कचरा आकर के एकला बंधे पे गिरना लग गया था और यहां पे बदबू आने के साथ ही हवा में बदबू, जमीन में जहर, और परिणाम क्या था? ये पानी जब नीचे जाता था तो राप्ती नदी में जाता था, एनजीटी भी जुर्माना लगाता था और नदी के जल स्तर के बाधित होने के कारण भूजल स्तर पर भी निरंतर प्रभाव पड़ रहा था। अब जहां कूड़ा है, कूड़ा था, वहां एक आधुनिक इको पार्क।
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक के पारित न होने को लेकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां महिलाओं को नेतृत्व और सम्मान का अधिकार देने के पक्ष में नहीं है और इनका इतिहास भी महिला विरोधी रहा है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि जब ये विधेयक पारित नहीं हो सका तो कुछ विपक्षी दलों के सांसदों ने खुशी जताई। बताया जा रहा है कि कांग्रेस, सपा, टीएमसी, डीएमके के कई नेता सदन से बाहर निकलते समय तालियां बजाते और हंसते हुए नजर आए। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर दिया। सरकार ने महिला शक्तिकरण को प्राथमिकता बताया और आगे भी रहेगा। 21,000 स्टार्टअप यूपी के अंदर कार्य कर रहे हैं। इनमें से आधे से अधिक स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा संचालित है, यानी वह हर एक क्षेत्र में एक नेतृत्व दे रही है। लेकिन यह नेतृत्व और सशक्त हो सकता है, क्योंकि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आवश्यक है, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि उन्हें राजनीतिक भागीदारी भी मिले, राजनीतिक भागीदारी भी मिले। जहां कानून बनता हो, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जहां पर चर्चा होती हो, उन मंचों पर उनकी उपस्थिति भी उतनी ही सशक्त हो। और 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रधानमंत्री मोदी जी इसकी शुरुआत करना चाहते थे। इससे संबंधित जो संशोधन जब संसद में लाने का कार्यक्रम बना, आपने देखा होगा, यहां पे जब महिला आयोग की उपाध्यक्ष भी बोल रही थी कि संसद में दर्शक दीर्घा में ये लोग मौजूद थे। जैसे संशोधन प्रस्तुत हुआ, उस पर वोटिंग और उस पर चर्चा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हरदौई जिले के मलवा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 29 अप्रैल को प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे लोकार्पण समारोह की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से सीधे मलवा पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे तक सभा स्थल और व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। इस दौरान हरदौई, शाजापुर, उन्नाव और कन्नौज के जनप्रतिनिधियों और बीजेपी संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कार्यक्रम स्थल पर 3 हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड और पार्किंग और बता दें कि पंडाल की व्यवस्था तेजी से की जा रही है। 2 मंच तैयार किए जा रहे हैं, जिससे एक प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित रहेगा। सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। हाईटेंशन लाइन, शिफ्टिंग और सौंदर्यीकरण कार्य भी पूरा किया जा चुका है। अधिकारियों की टीम लगातार निरीक्षण कर रही है ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 29 अप्रैल को हरदोई जनपद के मल्लावा में पधार रहे हैं, जो गंगा एक्सप्रेसवे है उसका शुभारंभ करेंगे। इसके निमित्त तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी आ रहे हैं और पूरी तैयारी अच्छे से चल रही है। लाखों की संख्या में लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने जनप्रिय नेता को सुनने जाएंगे। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश में महान व्यक्तित्वों पर आधारित एक विशेष श्रृंखला शुरू की जा रही है, जिसमें सोहेल देव, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों के जीवन और योगदान को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य युवाओं के भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधार से जोड़ना है। मंत्री ने कहा कि सभी महान व्यक्तित्वों के संघर्ष और कार्यों को नई पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है। इसके साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी की कविताओं पर भी बता दें कि आधारित कार्यक्रम में आयोजित होंगे और लखनऊ में 24, 25 और 26 तारीख को रश्मित पर्व का भव्य आयोजन किया जाएगा। हम सबके संज्ञान में शायद होगा कि अपने महान राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी काव्य कृति रश्मि रथी की हीरक जयंती का वर्ष यानी 75वां वर्ष चल रहा है। उनकी पावन पुण्य तिथि के स्मृति में लखनऊ की पावन धरती पर राष्ट्र चेतना महापर्व के रूप में आगामी 24, 25 और 26 को रश्मि रथी पर्व का आयोजन लखनऊ की सरजमी पे 3 दिवसीय ये आयोजन
कविता, रंगमंच और राष्ट्र भाव के साथ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित होने का कार्यक्रम संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और इनकी जो न्यास है राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी की, उनके संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने का काम हो रहा है। इसमें विशेष रूप से 3 दिवसीय कार्यक्रम है। तो 5 बार के सांसद रहे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको भारत रत्न प्राप्त है, उनके जीवन पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का मंचन होगा। 24 अप्रैल को शाम को 6 बजे से कालजयी काव्यकृति रस्मरथी की नाट्य प्रस्तुति होगी। समाज की एकता के लिए राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र में जो भी भारत का है वो भारतीय है, राष्ट्रीयता सर्वोपरि, विभिन्न धर्म। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर रीवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर घाटी के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें अब तक करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। हादसा उस समय हुआ जब एक कार ढलान से नीचे उतर रही थी और पीछे से आ रही एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया। अनियंत्रित ट्रक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बोलेरो आगे चल रहे गट्टी लदे ट्रक से टकरा गई। टक्कर के तुरंत बाद बोलेरो में आग लग गई और उसमें सवार लोग बाहर नहीं निकल सके। इस हादसे में ऑल्टो और बोलेरो सहित 2 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया और शवों की पहचान की प्रक्रिया जारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि घाटी में सड़क की खराब स्थिति को लेकर कई बार शिकायतें की गई थी, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया। साथ ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। 8:30 के आसपास एक सूचना प्राप्त हुई कि जो ड्रमनगंज घाटी से नीचे उतरने का रास्ता है, जिसको भैंसोड़ा इलाका बोला जाता है, वहां से गाड़ी उतरते टाइम एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जो जानकारी प्राप्त हुई उसमें पता लगा कि एक ट्रक और एक ट्रक पीछे से आ रहा था। उसने ब्रेक फेल होने के कारण संभवतः उसने टक्कर मारते हुए वो आगे गया है और उस टक्कर से एक अन्य ट्रक में उसने टक्कर मारी। एक ऑल्टो गाड़ी उन दोनों ट्रक के बीच में फंस गई और एक अन्य गाड़ी जो बोलेरो गाड़ी थी उसको भी जब टक्कर लगी तो उसमें आग लग गई। इस सूचना पे तत्काल जो पुलिस की टीमें हैं और जो फायर ब्रिगेड की टीम है वो मौके पर पहुंची है। स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पर राहत और बचाव का कार्य तत्काल प्रभाव से शुरू किया गया। इसमें अभी तक 11 लोगों के मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। इनकी अन्य डिटेल्स वर्कआउट की जा रही हैं। इस संबंध में अभी मौके पर पुलिस की टीमें मौजूद हैं और रास्ता जो है उसको सुगमता से चलाने के लिए जो ट्रैफिक इत्यादि है, जो रोड पर ट्रक इत्यादि खड़े हुए हैं, उनको क्लियर किया जा रहा है। आवागमन अभी ऑल्टरनेट डाइवर्टेड रूट से सुचारू चल रहा है और अन्य विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। मैम, कहाँ की गाड़ी थी जो है, कुछ लोगों की क्या पहचान हुई है, क्या कहाँ से जा रहे थे? जी, अभी पुलिस की टीमें लगातार इस पर काम कर रही हैं। अभी तक की जो प्राप्त सूचना है उसमें जो ट्रक था वो एक ट्रक बिहार नंबर का है, एक ट्रक मध्य प्रदेश नंबर का है। जो ऑल्टो है वो सोनभद्र जनपद की है और जो बोलेरो गाड़ी थी वो मिर्जापुर जनपद की है। ऐसी सूचना हमें प्राप्त हुई है। कुछ नंबर की डिटेल्स हमें मिल चुकी हैं उनके परिजनों से। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित दिशा समिति की अहम बैठक में कई जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े कर दिए। जिला विकास निगरानी समिति की इस बैठक में कई विधायक और कुछ जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे, जिससे कुर्सियां खाली नजर आईं। बता दें कि करीब 5 घंटे चली इस बैठक में शिक्षा, बिजली, सड़क और अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। मौजूद जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से कड़े सवाल पूछे और कामकाज का पूरा हिसाब मांगा। इस दौरान राकेश राठौड़ ने बता दें कि डीपीआरओ पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जिससे माहौल और भी गर्म हो गया। बैठक में सांसद आनंद भदौरिया और सांसद कौशल किशोर सहित कई नेता मौजूद रहे। देखिए, बहुत से विभागों की समीक्षा होती है और पूर्व में भी जो बैठक हुई थी उसमें भी
क्या बदलाव आया, क्या सुधार हुआ, उसके ऊपर भी समीक्षा की जाती है। तो वो काफी विभाग होते हैं, इतना समय लगना ही लगना होता है, तो वो पूरे 5 घंटे लगातार समीक्षा की गई है। और विकास संबंधी जो भी ढिलाई था या जो भी जरूरत लग रही थी, उन सब के बिंदुओं पे विस्तार से चर्चा की। संजय, पिछली मीटिंग में आपके द्वारा कुछ निर्देश दिया गया था, क्या उसके हाँ, उनसे कुछ पे पालन किया गया, कुछ रह गए थे, तो उनको पुनः आज नोटिस में लिया गया है, उनका भी अनुपालन कराएं। सदस्य डीसी मनरेगा और डीपीआरओ पे काफी आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही है। बिल्कुल पक्का कार्रवाई होगी। डीपीआरओ के बारे में आज तमाम विषय उठे हैं, हमको लगता है आज वो गायब हो गए थे या बता रहे हैं कि शायद बीमार पड़ गए थे या छुट्टी पे थे। अगली बार उनकी उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी और जितना भी भ्रष्टाचार है, जितना भी गड़बड़ झाला है उनके विभाग का, सब उजागर किया जाएगा। अगर नहीं हो पाएगा तो उनके खिलाफ धरने पे भी हम लोग बैठेंगे। क्या लगता है सर कि लोग कहते हैं कि मतलब कोई भी कार्रवाई उन पे लोग करते हैं, कतराते रहते हैं कि क्या कोई पावरफुल है इस तरीके कुछ है? कोई पावरफुल नहीं है, भ्रष्टाचार की जड़ें थोड़ी गहरी है उनकी, लेकिन उखाड़ फेंकने के लिए तो हम लोग बैठे हैं ना, तो भ्रष्टाचार करके सीट पे नहीं बैठे रहते। बैठक के माध्यम से जो तमाम जो समस्या है जनपद में, वो माननीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से जिला प्रशासन और जिला प्रशासन से जुड़े हुए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। और हम लोग जिला प्रशासन का सर से माननीय अध्यक्ष और माननीय सदस्यगण को हम लोग ने आश्वासन ये दिया, जो भी जनपद में समस्त जनपद वासियों से जुड़े हुए समस्या सबको प्राथमिकता देंगे और नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई। डीपीआरओ और जो है डीसी मनरेगा पर काफी नाराजगी की है। देखिए, वो आरआरसी सेंटर चलाने के संबंध में मतलब कुछ इश्यूज आ रहा था, इसका हम लोगों ने आश्वासन। बाराबंकी के नए जिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह ने पद संभालते ही प्रशासनिक शक्ति और विकास कार्यों में तेजी का संकेत दिया। रामनगर स्थित प्रसिद्ध लोदेश्वर महादेवा धाम में जल अभिषेक के बाद उन्होंने कहा कि अब जनपद में सभी कार्य एक्शन मोड में होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट लोदेश्वर कॉरिडोर और परियोजना को तेज गति से पूरा कराया जाए ताकि यह क्षेत्र बड़ा धार्मिक और पर्यटन केंद्र बन सके। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए नई पार्किंग व्यवस्था लागू करने की भी घोषणा की गई है। डीएम ने साफ कहा कि जिन समस्याओं का तुरंत समाधान होगा, लापरवाही का सख्त से कार्रवाई की जाएगी। जल्द ही सभी तहसीलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की जाएगी। मैंने बाराबंकी में कल शाम को अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत कर दी थी और जैसा कि हम सब अवगत हैं कि जिलाधिकारी का दायित्व शासन की मंशा को जिला स्तर से पूर्ण रूप से उतारने का होता है। तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि पहली प्राथमिकता होगी कि शासन की जैसी जन कल्याणकारी के लिए हर जिले की अपनी चुनौती होती है। बाराबंकी एक बड़ा जनपद है, मुझे लगता है एक सिंगल पेन से ये कहना कि एक चुनौती होगी ये सही नहीं होगा। हर तहसील हर ब्लॉक की अपनी चुनौती होगी और मेरा काम शुरुआती 15 दिनों में दौरों के माध्यम से हो या जनसंपर्क के माध्यम से, मेरा दायित्व यही होगा कि उन समस्याओं को जल्दी से जल्दी हल किया जाए और जो भी उसके सिस्टमैटिक सोल्यूशन। बाराबंकी के सोनीपुर स्थित पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में बता दें कि एसडीएम हैदरगढ़ राजेश विश्वकर्मा ने औचक निरीक्षण कर बड़ी खामियों का खुलासा किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बता दें कि सबमर्सिबल मोटर खराब होने से स्कूल में पेयजल व्यवस्था पूरी तरह से ठप थी, जिससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही थी। स्थिति गंभीर देखते हुए बता दें कि एसडीएम ने तुरंत टैंकर मंगवाकर पानी की आपूर्ति बहाल करवाई। इसके बाद उन्होंने कक्षा 12वीं में जाकर पढ़ाई का निरीक्षण किया और मेस में छात्रों के साथ भोजन की गुणवत्ता भी जांची है, जो कि संतोषजनक पाई गई। हालांकि बता दें कि सुपरवाइजर की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए गए हैं। एसडीएम ने स्पष्ट कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी व्यवस्थाएं तुरंत सुधारने के निर्देश दिए। ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र स्थित तुगलपुर गांव में एक बंद कमरे से प्रेमी जोड़े के शव मिलने से सनसनी फैल गई। कमरे से तेज बदबू आने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा तोड़कर देखा तो एक युवक का शव फंदे से लटका मिला, जबकि पास ही बिस्तर पर युवती का शव पड़ा हुआ मिला था। जांच में सामने आया है कि दोनों लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और मूल रूप से देवरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और घटना के पीछे की जांच की जा रही है।
गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके के खिमावती कब्रिस्तान में एक महिला का रहस्य का शव को मजिस्ट्रेट के आदेश पर कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बता दें कि मामला संगीन मौत से जुड़ा है और मृतका की बड़ी बेटी ने आरोप लगाया है कि उसकी छोटी बहन काजल और बहनोई असीम ने मिलकर संपत्ति और गहनों के लालच में उसकी मां की हत्या कर दी। सर क्या नाम है, मेरी माता से मर्डर हुआ है ना, तो मुझे शक था कि मेरी माता के साथ हादसा नहीं ये मर्डर है, लेकिन मुझे तो इत्तला था कि अटैक का दर्द था। जी मैं फिर तीसरे दिन जब मुझे पता लगा कि मुझे शक लगा कि हाँ ये मर्डर था, तो इस वजह से मैं डीएम सर के पास गई आज मुरादनगर थाने से, और खबर उठ रही है और क्या नाम है पोस्टमार्टम के बॉडी जा रही है। आज दिनांक 22/4/2026 को एक 55 वर्षीय महिला पत्नी स्वर्गीय नूरुद्दीन के शव को कब्रगाह से निकालकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि दिनांक 30/3/2026 को उस महिला की मृत्यु इद्दत के दौरान हो गई थी। प्रारंभिक पूछताछ में बताया गया था कि उस महिला की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, किंतु बाद में उसकी बड़ी बेटी के। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, और उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें RNTV नेशनल।